यह एक पुराना सा कस्बा था, जहां लोग न तो बहुत अमीर थे न ही बहुत गरीब, लेकिन हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उसी कस्बे में नसीब नाम का एक फकीर रहा करता था। न वो ऊंची आवाज में कुछ कहता, न किसी से झगड़ता। बस हर सुबह अपनी लाठी उठाता, गली गली घूमता और धीरे से कहता, अस्सलामु अलैकुम। जो दे अल्लाह दे। लोग उसे पहचानते थे। कुछ लोग उसे भीख दे देते, कुछ ताना मारकर भगा देते। एक दिन बाजार में एक अमीर जमींदार का बेटा शायान अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। नसीब वहां से गुजरा और हमेशा की तरह बोला, अस्सलामु अलैकुम। जो दे अल्लाह दे। शायान जोर से हंसा और बोला, वह फकीर आया बादशाही मांगने। अरे जा, तुम जैसे निकम्मे लोग इस दुनिया पर बोझ हो। और उसने नसीब के हाथ से कटोरा छीनकर जमीन पर फेंक दिया। नसीब खामोश रहा, ना कुछ कहा ना कोई शिकवा किया। बस नीचे झुककर टूटा हुआ कटोरा उठाया, धूल झाड़ी और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, ऐ रब, अगर मैं बेगुनाह हूं तो इंसाफ तू खुद कर देना, मुझे आवाज ऊंची करना नहीं आता। शायान फिर हंसा और अपने दोस्तों के साथ चला गया। लेकिन उसी दिन कुछ बदल गया। शायान, जो एक रईस बाप का लाडला बेटा था, अगली सुबह जल्दी अपने नौकरों के साथ घुड़सवारी पर निकला। वो पूरे कस्बे का सबसे घमंडी नौजवान था। कभी किसी फकीर को इंसान नहीं समझा और नसीब को तो वो रोज जलील करने का बहाना ढूंढता था। उस दिन भी जब वो बाजार से गुजरा तो अपने दोस्तों से बोला, आज फिर वो फकीर दिखा तो उसके कपड़े उतरवाकर भगा देंगे। ऐसे लोग सिर्फ बिगाड़ लाते हैं, दुआ नहीं धमकी देते हैं। उसके दोस्त हंसे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सब जानते थे शायान का घमंड आसमान को छूता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज की सुबह आम नहीं है। जैसे ही वो घोड़े पर चढ़कर कस्बे के किनारे पहुंचा, उसका घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया। ना किसी ने मारा था, ना कोई शोर था। फिर भी घोड़ा जोर से हिनहिनाया और एक झटके में शायान को जमीन पर पटक दिया। शायान का सिर एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। खून बहने लगा और उसके होठों से बस एक जुमला निकला, ओ मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है। लोग दौड़कर उसे उठाने आए, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। जब शायान को होश आया, उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। माँ बाप परेशान, दोस्त चुप और डॉक्टर धीमी आवाज में कह रहा था, मीठा का बेटा बोल सकता है, लेकिन शायद कुछ दिन तक चल नहीं पाएगा। टांग में अंदरूनी चोट आई है। शायान ने मायूसी से छत की ओर देखा। पहली बार उसका घमंड टूट चुका था। फिर अचानक उसने माँ से पूछा, अम्मी, वो फकीर नसीब, क्या आज वो बाजार में आया था? माँ हैरानी से बोली, क्यों, क्या हुआ? शायान चुप रहा, क्योंकि उसके कानों में किसी की आवाज गूंज रही थी, रब, अगर मैं बेगुनाह हूं तो इंसाफ तू खुद कर देना। उधर नसीब उस दिन रोज से पहले अपने जर्जर कमरे में लौट आया। दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी थम गई हो। उसने हमेशा की तरह सूखी रोटी और पानी से इफ्तार किया और जमीन पर बोरी बिछाकर लेट गया। आज उसने ना कोई आंसू बहाए, ना कोई दुआ मांगी। बस आंखें बंद की और खुद को रब के हवाले कर दिया। रात गहराने लगी, सितारे चमक उठे और तभी नसीब ने एक सपना देखा। वो एक सुनसान मैदान में खड़ा था। चारों तरफ धुंध थी और कहीं दूर से एक आवाज आ रही थी, नसीब, नसीब। जो चुप रहा उसके लिए खामोश इंसाफ आएगा। फिर अचानक उसके सामने एक बड़े पेड़ की जड़ फटने लगी और वहां से रोशनी से चमकता एक संदूक बाहर आया। जैसे ही नसीब ने हाथ बढ़ाया, आवाज आई, जब तक तुम माफ नहीं करोगे ये संदूक नहीं खुलेगा। तभी सपना टूट गया। नसीब उठा, आंखों में चमक थी, चेहरे पर सुकून। पहली बार उसके दिल में धूप जैसी गर्म रोशन तसल्ली थी। उसने खुद से कहा, काश वो सपना सच हो। मगर अगर किसी की बर्बादी से मेरे ख्वाब पूरे होते हैं तो मैं वो ख्वाब छोड़ने को तैयार हूं। उसी दिन जब वो बाजार गया तो पूरा कस्बा एक ही बात कर रहा था, सुना तुमने? शायान का घोड़े से गिरना कोई हादसा नहीं था। किसी बुजुर्ग ने कहा है, किसी मजलूम की खामोश बद्दुआ का असर है। नसीब सब कुछ सुन रहा था मगर खामोश था। शायान बिस्तर पर पड़ा था, पहली बार जिंदगी में चुप, शर्मिंदा और अकेला। उसने नौकर से कहा, बाजार जाओ और नसीब को मेरे घर लाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। नौकर चौंक कर बोला, हम एक फकीर को अपने महल में? शायान ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। पूरा कस्बा हैरान था, क्योंकि आज फकीर नसीब को रईस शायान के महल बुलाया गया था। कुछ कह रहे थे, शायान फिर उसे जलील करेगा। कुछ कह रहे थे, नहीं, अब शायान बदल चुका है। नसीब ने चुपचाप अपनी लाठी उठाई और नौकर के साथ महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही नसीब महल में दाखिल हुआ, नौकर उसे शायान के कमरे में ले गया। शायान बिस्तर पर अधा लेटा था, चेहरा थका हुआ, दिल जैसे शर्म में डूबा हुआ। नसीब ने दरवाजे के पास खड़े होकर सलाम किया। शायान की आंखें नम हो गईं
उसने हाथ जोड़कर कहा, "और मुझे माफ कर दो नसीब, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, बेवजह तुम्हारी इज्जत छीनी, तुम्हारा कटोरा तोड़ा, तुम्हारा दिल तोड़ा।" नसीब चुपचाप शायान के पास आया, उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर आसमान की ओर नजर उठाई और धीमे लहजे में कहा, "मैं इंसान हूं, दिल मेरा भी टूटा था, मगर मेरे रब ने मुझे खामोश इंसाफ सिखाया। मैं तुम्हें माफ करता हूं।" शायान की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार किसी फकीर ने किसी अमीर पर रहम किया। उसी रात नसीब अपने घर वापस आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर एक अजनबी खड़ा था। वो बोला, "लेकिन क्या आप ही नसीब हैं?" नसीब ने कहा, "अजी, मगर आप कौन?" अजनबी बोला, मैं वही हूं जिसे बरसों पहले आपने बारिश में अपनी चादर दे दी थी जब सबने इनकार कर दिया था। मैं आज एक कामयाब व्यापारी हूं और मैं आज अपना कर्ज चुकाने आया हूं। फिर उसने एक थैला नसीब के हाथ में थमा दिया जो सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। नसीब के हाथ कांपने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और बस मुस्कुरा दिया। मेरा रब वाकई खामोश इंसाफ करता है। नसीब के हाथ में सोने की अशर्फियों से भरा थैला था, मगर उसकी निगाहें जमीन की दौलत पर नहीं, आसमान पर थीं। कमरे में दाखिल होकर उसने वो थैला एक तरफ रखा और जानूजा बिछाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह जब नसीब मस्जिद से लौट रहा था तो उसके दरवाजे के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था, फटे हुए कपड़े, नंगे पांव और आंखों में मासूम सवाल, "चाचा, मेरे अम्मी अब्बू बीमार हैं, क्या कुछ खाने को मिल सकता है?" नसीब मुस्कुराया और बोला, "मेरे बच्चे, तुम तो रब की भेजी हुई दुआ हो, आओ अंदर, पहले नाश्ता करते हैं।" उस दिन नसीब ने ना सिर्फ उस बच्चे को खाना खिलाया, बल्कि उसके घर जाकर उसके माँ बाप के लिए दवा भी दिलवाई और खाने का सामान भी दिया। उसी रात फिर वही सपना आया, वही मैदान, वही पेड़ और वही संदूक, मगर इस बार आवाज आई, "अब माफ भी किया और भलाई भी बांटी, अब संदूक खुलने को है।" फिर पेड़ की जड़ों से वो संदूक ऊपर आया और खुद ब खुद खुल गया। अंदर रोशनी से भरा एक पुराना सा कागज था जिस पर लिखा था, "नसीब, तुम्हें जो दौलत मिली वो तुम्हारे किरदार की विरासत है। जिसने माफ करना सीखा उसके लिए जमीन भी दरवाजे खोल देती है।" अगली सुबह नसीब को एक सरकारी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, "आपकी पुरानी जमीन जिस पर अब मस्जिद बनी है, उसके बदले सरकार आपको शहर के केंद्र में एक बड़ी दुकान और स्थायी मासिक वजीफा देने जा रही है।" नसीब ने चिट्ठी पढ़कर चुपचाप आंखें बंद की और कहा, "आय तेरम, मेरे रब, तू कितना नरम दिल है। मैंने तो बस सब्र किया था, तूने तो पूरी जिंदगी ही बदल दी।" अब नसीब की जिंदगी बदल चुकी थी। जहां पहले फकीरी थी, अब सेवा थी। जहां भूखा पेट था, अब दूसरों को खिलाने का सुकून था। अब वो बाजार में मांगने नहीं, लोगों के लिए दुआएं बांटने जाता था। हर कोई कहता, "बहुत नसीब का नसीब जाग उठा है," मगर किसी को पता न था कि कुछ दूर एक पुराना दुश्मन फिर लौट आया है। करमदीन के वही शख्स जिसने बचपन में नसीब का घर छीना था, उसके बाप की जायदाद हड़प ली थी और फिर चुपचाप कस्बा छोड़ गया था। अब वो लौटा था, मगर भिखारी के भेष में नहीं, एक सूदखोर व्यापारी बनकर। उसके पास अब पैसा था, सत्ता थी और दिल में पुरानी नफरत भी। जब करमदीन को यह पता चला कि वो फकीर नसीब अब अमीर बन चुका है, तो उसने जोर से हंसकर कहा, अब खेल मजेदार होगा। मैं उससे सब कुछ वापस लूंगा जो उसके बाप से लिया था, और कुछ नया भी। शायान हर रोज नसीब के पास आता, उसके साथ बैठता, उसकी बातें सुनता और लोगों की मदद में हाथ बटाता। लोग हैरान थे, ये वही शायान है जो कल तक घमंड की मूरत था। नसीब मुस्कुराकर कहता, दिल बदलने के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए, सिर्फ एक सच्चा लम्हा काफी होता है। अब शायान नसीब को उस्ताद कहता था, मगर उसे क्या खबर थी कि करमदीना नाम का तूफान चुपचाप हर चीज को गिराने आ रहा है। उसने एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया कि बाजार में जो दुकान नसीब को मिली है वो उसकी पुरानी मिल्कियत है। दस्तावेज नकली थे, मगर ताकत, सिफारिश और धोखे ने सच को कागजों में दबा दिया। एक दिन पुलिस नसीब के दरवाजे पर आई, "आपको अदालत में पेश होना है, आपकी दुकान पर मिल्कियत का विवाद है।" शायान गुस्से में चीख पड़ा, "ये जुल्म है, हम चुप नहीं बैठेंगे।" मगर नसीब ने धीरे से उसका हाथ थामा और शांत लहजे में कहा, "चुप रहना भी इबादत है, रब जो फैसला करेगा वही मेरे हक में होगा।" अदालत के कमरे में सन्नाटा था। एक ओर नसीब, सादे कपड़े, झुकी नजरों वाला एक सीधा इंसान, दूसरी ओर करमदीन, महंगे वकील, नकली दस्तावेज और घमंड से भरी जुबान। जज ने फाइल खोलकर पूछा, "क्या वादी?" करमदीन के पास जमीन की मिल्कियत का पक्का सबूत है। करमदीन का वकील तुरंत खड़ा हुआ, "जनाब, हमारे पास 1984 के दस्तावेज मौजूद हैं। यह जमीन मेरे मुवक्किल की थी जो धोखे से हड़प ली गई।" जज ने नसीब की तरफ देखा,
आप क्या कहते हैं? नसीब ने बेहद सुकून से जवाब दिया, जनाबे वाला, मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह दुकान मुझे सरकार ने कानूनी तरीके से दी थी। अगर मैं गलत हूं तो मेरे रब का फैसला भी मेरे हक में नहीं आएगा। उसी लम्हे अदालत के दरवाजे से एक नया किरदार दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुराना धूल भरा संदूक था। वो अदालत के बीच आकर बोला, यह मेरे दादा का संदूक है जो बरसों से बंद पड़ा था। जब हाल ही में खोला तो इसमें असली दस्तावेज मिले जिसमें जमीन के असली मालिक का नाम दर्ज है। जज ने हैरानी से पूछा, क्या आप ये सबूत अदालत में पेश करना चाहते हैं? शायान ने सिर हिलाया, जी हाँ, ताकि सच्चाई झूठ से अलग हो सके। जैसे ही दस्तावेज खोले गए अदालत में एकदम खामोशी छा गई। असली दस्तावेज में साफ लिखा था, यह जमीन 1978 में एक सीधे सादे इंसान के बेटे के नाम की गई थी। नाम नसीब इब्न अब्दुल रशीद। करमदीन के चेहरे से रंग उड़ गया। उसका वकील एकदम पीछे हट गया। हमें अब और कुछ नहीं कहना। जज ने फैसला सुनाया, जमीन के असली मालिक नसीब हैं। करमदीन ने झूठे कागजों के जरिए दावा किया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदालत के बाहर लोगों की भीड़ थी। हर तरफ आवाजें गूंज रही थीं, नसीब जिंदाबाद, रब का इंसाफ जीत गया। शायान ने नसीब से कहा, उस्ताद जी, अब तो आपका सपना भी खुल गया और रब का दर भी। नसीब ने आसमान की ओर देखा और होंठों ही होंठों में कहा, शुक्र है उसका जिसकी अदालत कभी बंद नहीं होती। मगर करमदीन अब जेल में था और उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि इंतकाम की आगम जल रही थी। उसने अपने पुराने आदमी लतीफ को एक खत लिखा, शायान के अतीत की वो फाइल अब वक्त आ गया है कि वो दुनिया के सामने लाओ। फकीर की जड़ें हिलानी हो तो पहले उसके साये को काटो। लतीफ जानता था कि शायान के अतीत में एक ऐसा पानदास हुआ है जो अगर सामने आ जाए तो वो दोबारा कभी सिर उठा ही नहीं पाएगा। बरसों पहले जब शायान घमंड में चूर था तो उसने एक गरीब मजदूर के बेटे पर झूठा चोरी का इल्जाम लगवाकर उसे थाने भिजवा दिया था। उस मासूम की मां ने न खुदकुशी कर ली थी और वो लड़का आज भी कहीं खोया हुआ था या फिर बदले की आग में पल रहा था। यह वही घटना थी जिसकी पूरी फाइल करमदीन के पास थी, जिस पर शायान के दस्तखत और झूठे बयान मौजूद थे। दूसरी तरफ नसीब अब पूरे शहर में भलाई की दावत का जरिया बन चुका था। उसके पास गरीब, अमीर, आलिम, तलबा सब आते, दुआएं लेते और नसीहतें सुनते। शायान अब उसका साया बन चुका था। वह दिन रात नसीब के साथ रहता, उसकी खिदमत करता और दिल से अपने गुजरे हुए वक्त पर शर्मिंदा था। एक दिन उसने नसीब से कहा, उस्ताद, मैं चाहता हूं कि जो जुल्म माजी में मुझसे हुआ मैं खुद जाकर उसके सामने सर झुकाऊं। नसीब ने जवाब दिया, सच का सामना करना बहादुरी है, लेकिन याद रख, जब रब माफ कर दे तो लोगों के तानों से मत डरना। उसी रात शायान के दरवाजे पर एक लिफाफा पहुंचा। लिफाफा खोला तो उसमें वही पुरानी केस फाइल थी और साथ एक रुक्का, हमें मत भूलना शायान, तुम्हारा माजी तुम्हें हमेशा पकड़ेगा। तुमने नसीब को बचा लिया, लेकिन क्या खुद को बचा पाओगे? करमदीन। शायान के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से निकल रही हो। शायान सारी रात जागता रहा। माजी की वो तस्वीर, वो गरीब बच्चा, उसकी रोती हुई माँ, सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा था। दिल में शर्मिंदगी और दिमाग में सिर्फ एक फैसला था, अब छुपने का वक्त नहीं, अब सामने जाने का वक्त है। सुबह होते ही शायान ने वो पुरानी फाइल उठाई और नसीब के सामने रख दी। नसीब ने खामोशी से फाइल को देखा, फिर शायान की आंखों में झांका। उस्ताद, ये मेरा गुनाह है और मैं इसका सामना खुद करना चाहता हूँ। मैं उस लड़के को तलाशना चाहता हूँ और उसके कदमों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूँ। नसीब ने कहा, तो चल, रब की अदालत में सबसे पहला दरवाजा इकरार का होता है। तूने वो खटखटाया है, अब बाकी रब पर छोड़ दे। तहकीक शुरू हुई। शायान ने शहर के रिकॉर्ड देखे, पुराने थानों में गया। उस बच्चे का नाम याद था, अहमद फराज। पता चला वो बच्चा यतीम खाने चला गया था, फिर वहां से अचानक गायब हो गया। किसी ने सुना है कि वो अब दर से निजामी कर रहा है और कहीं आलिम दीन बन चुका है। शायान की आंखों में रोशनी सी आ गई। वो बच्चा बच गया, रब ने उसे थाम लिया। आखिरकार वो दिन आ गया। एक दूर दराज मदरसे में शायान और नसीब पहुंचे। वही अहमद फराज अब एक खामोश पर नूरानी चेहरे वाला आलिम नमाज पढ़ा रहा था। नमाज के बाद शायान आगे बढ़ा, भीड़ में से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वही शायान हूं जिसने तुम पर जुल्म किया था। मैं माफी लेने नहीं, तुम्हें रब के आगे सर झुकाने आया हूं। अगर तुम कहो तो मुझ पर लानत करो, अगर माफ कर दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा खादिम बन जाऊंगा। मदरसे के चेहरे पर एक अजीब सुकून आ गया। वह आगे बढ़ा, शायान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो अपने रब के सामने झुक गया उसे इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन एक वादा चाहता हूं।
कि तुम अब दूसरों को संवारोगे। वो लम्हा, नसीब की आंखों से आंसू निकल आए। आसमान पर हल्की हल्की बारिश होने लगी, जैसे कुदरत भी सुकून की मुहर लगा रही हो। करमदीन जेल में था, मगर उसके दिमाग में सुकून नहीं था, सिर्फ बदला, सिर्फ नफरत। एक दिन जेल में उसकी मुलाकात हुई एक खतरनाक शख्स से। नाम था राफेड़ खान, शहर का पुराना मुजरिम जो कत्ल के कई मुकदमे में बंद था। करमदीन ने कहा, मेरे पास पैसा है, ताकत है, बस तू मेरी बात मान और वो नसीब और उसका मुरीद शायान दोनों को खत्म कर दे। राफेड़ ने आंखों में चमक के साथ पूछा, कितना बदला लेना है? करमदीन ने दांत भींचते हुए कहा, इतना कि उनकी नेकियों से भी लोग डरने लगे। राफेड़ बाहर आ गया। जेल से उसे शर्तों के साथ रिहाई मिली, मगर बाहर आते ही वह करमदीन के इशारे पर नसीब के मदरसे की टोह लेने लगा। एक रात जब मदरसा बंद हो चुका था, नसीब अकेला बैठा हुआ था। कुरान पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भीग रही थीं। उसी लम्हे कमरे की खिड़की धीरे से खुली। राफेड़ हाथ में चाकू लिए अंदर दाखिल हुआ। खामोश कदम, कातिल इरादा। मगर अचानक शायान अंदर आ गया। उसने फौरन नसीब को पीछे धकेला और खुद राफेड़ के सामने आ खड़ा हुआ। राफेड़ ने वार किया। चाकू सीधा शायान के कंधे में लगा। खून बहने लगा, लेकिन शायान पीछे हटने के बजाय राफेड़ का हाथ थाम लेता है। तू सिर्फ जिस्म पर वार कर सकता है, मेरे ईमान पर नहीं। नसीब ने उसी वक्त अजान दी। पूरे मोहल्ले में आवाज गूंज उठी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। राफेड़ की आंखें फैल गईं। उसने चाकू जमीन पर फेंका और जोर से चीखा, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो। मैंने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया। राफेड़ जमीन पर गिर पड़ा। शायान दर्द में था, मगर मुस्कुरा रहा था। नसीब ने राफेड़ को सहारा दिया और कहा, तू कातिल है, मगर रब की रहमत से नहीं बचा। अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो वही तेरा वली हो सकता है। शायान अस्पताल पहुंचा। कंधे पर गहरा जख्म था, लेकिन जान बच गई। जब उसे होश आया तो नसीब उसके सिरहाने बैठा था और कह रहा था, तूने आज न सिर्फ मुझे बल्कि राफेड़ जैसे इंसान को भी बचा लिया। तू अब मेरा शागिर्द नहीं, तू खुद एक उस्ताद है। करमदीन अब सब्र की हद से बाहर हो चुका था। राफेड़ की नाकामी, शायान की कुर्बानी और नसीब की बढ़ती शोहरत उसके लिए जहर बन गई थी। अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, बदला, हर कीमत पर। जेल तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक पुराना हवलदार जो करमदीन का वफादार था, उसे छिपकर हथियार और जेल का नक्शा पहुंचा रहा था। रात के वक्त जब कैदी सो रहे थे, करमदीन ने अपनी कोठरी की दीवार में पहले से काटा गया एक रास्ता खोला और वहां से रेंगते हुए बाहर निकल गया। दूसरी तरफ शायान अभी भी अस्पताल में था। जख्म भर चुका था, मगर डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया था। नसीब उसके साथ बैठा था कि अचानक एक फोन आया, मौलवी साहब, करमदीन जेल से फरार हो गया है, वो आप दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नसीब ने खामोशी से फोन बंद किया, फिर शायान की तरफ देखा। बेटा, लगता है अब आखिरी इम्तिहान का वक्त आ गया है, लेकिन याद रख, हम लड़ेंगे नहीं, हम सब्र करेंगे और रब का दरवाजा खटखटाएंगे। करमदीन ने वापसी पर पहला वार मदरसे पर किया। रात के अंधेरे में मदरसे के आंगन में एक बम रख दिया गया। अल्लाह का करम कि एक तालिबे इल्म ने शक की बुनियाद पर पुलिस को इत्तला दे दी और बम को नाकारा कर दिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। करमदीन एक खाली मकान में छुपा हुआ था, मगर इस बार उसके साथ कोई नहीं था। सारे वफादार या तो गिरफ्तार हो चुके थे या तौबा का रास्ता अपना चुके थे। तन्हाई में उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं, जो बचपन में कहा करती थीं, बेटा, जुल्म का फल कभी मीठा नहीं होता, रब का डंडा बेआवाज होता है। करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर जबान पर अब भी जिद बाकी थी। नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मर जाऊंगा, मगर माफी नहीं मांगूंगा। अगली सुबह करमदीन ने खुद नसीब के मदरसे का रुख किया। उसके हाथ में हथियार था, मगर दिल में कोई पक्का फैसला नहीं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, नसीब बाहर आ गया। न कोई पुलिस, न कोई शोर, बस एक सफेद कपड़ों में लिपटा बुजुर्ग। नसीब, करमदीन ने बंदूक तान ली। आखिरी मौका है नसीब, अब बहुत हो गया तेरा सब्र, तेरी नेकी, आज सब खत्म। नसीब ने बड़े सुकून से कहा, मार दे मुझे, मेरा जिस्म तेरा है, मगर मेरे रब ने मेरी रूह को बचा लिया है, अब तू क्या ले सकेगा। करमदीन के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बंदूक जमीन पर फेंक दी और घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं हार गया, मैं खत्म हो गया, क्या रब मुझे भी माफ करेगा? नसीब ने उसे गले लगाकर कहा, तूने खुद को हार कर जीत लिया, रब की माफी सबसे बड़ी ताकत है। आजा, अब तू भी मेरे साथ इस मदरसे का खादिम बन। करमदीन ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। शायान ने मदरसे में बच्चों को सिखाना शुरू किया और नसीब अब सिर्फ एक नाम नहीं, सब्र की एक मिसाल बन चुका था। लेकिन एक पैगाम रह गया, बदुआ का जहर तभी मरता है
जब माफ करने का जज्बा जिंदा हो